क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम? के ई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाया था हमने। तो हमने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑलमोस्ट अपन ने एज तो सब कुछ डिस्कस कर लिया, सारे ग्राफ्स एंड उसमें एक्चुअली क्या क्या होता है वो सारी चीजें, है ना? सेनगेज ले सकते हो बेटा, सेनगेज इफ यू वांट यू कैन बाय सेनगेज, सॉल्व सेनगेज अच्छी है वो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना? राइट, सो आगे अपन बढ़ते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। नेक्स्ट चीज जो है, वी स्टार्टिंग विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद वी आर स्टार्टिंग विथ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करते हैं, राइट? तो हमने बेसिकली बोर से पहले रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, और उससे पहले थॉमसन और डाल्टन मॉडल का थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अब नेक्स्ट जो है इस बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल इज वेरी क्लोज टू करेक्ट, मतलब उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो करेक्ट है, और एटम में एक्चुअली वैसी चीजें दिखती हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल है तो उसमें तो काफी गड़बड़ है, डाल्टन मॉडल थॉमसन मॉडल में भी गड़बड़ है, पर बोर मॉडल इज क्लोज टू करेक्ट, वो काफी सही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन इसके बाद कि एक तो बोर्स मॉडल में चीजें सही भी हैं, और फिर एक्चुअल जो फिनोमेना अपन एक्सप्लेन करते हैं, जो अपन को दिख जाते हैं, वो बोर मॉडल से कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है, पहले अपन एक डिस्कस करते हैं कि बोर के अकॉर्डिंग बेसिक एटम का मॉडल है क्या। तो बोर ने एटम के बारे में बोला क्या था? तो बोर का जो मॉडल है, नील बोर करके साइंटिस्ट था, उसका जो मॉडल है इज एक्चुअली तो ड्राइव फ्रॉम रदरफोर्ड ही। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है ना? और ज्यादा फोकस रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस पे था, उसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था उसका वो था कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, और सारा चार्ज है मास है न्यूक्लियस के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेयर बोर के मॉडल का सारा जो फोकस था ना, वो इलेक्ट्रॉन पे था। कैसे? तो बोर ने और रदरफोर्ड दोनों ने बोला कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर एटम के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो क्योंकि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर हैं, सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के ये न्यूक्लियस बनता है, इसका मतलब कि सारा मास, जो कि ज्यादातर जो मास है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही होता है, वो इसके अंदर हो गया। और सारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वो भी कहाँ हो गया? न्यूक्लियस के अंदर। तो इफ यू चेक, मैंने यहाँ पर इसका चार्ज शो करने के लिए लिखा है +ZE। अब वो बेटा छोटा ही लिखना पड़ेगा, फिर एटम बहुत बड़ा बन जाएगा, तो ऐसे ही देख लो, दिस इज रिटन +ZE। एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हर प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज +ZE। ठीक है, ये तो दिख रहा है ना? यस सर। है ना? इसके अंदर +ZE लिखा है, वो छोटा ही लिखा है मैंने जानबूझ के, तो दिस इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा, और बोर ने स्पेसिफिकली बोला कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज अ परफेक्ट सर्किल विथ सेंटर न्यूक्लियस, विथ न्यूक्लियस एज द सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और घूम रहा होगा। इस सर्कुलर पाथ को बोर ने नाम दिया है ऑर्बिट। वैसे तो अपन ऑर्बिट वर्ड घूमने को भी बोल सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट ठीक है, सो नेम ऑफ द पाथ इज ऑर्बिट एंड इट इज अ सर्किल। ठीक है, ये सर्किल फॉलो करेगा। एक सर्किल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए होते हैं? दो सर्किल में क्या डिफरेंस होता है?
रेडियस रेडियस Radius. का रेडियस का, है ना। तो ऑब्वियसली एक सर्किल है जिसकी एक कोई हम रेडियस की बात करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस सर्किल में घूम रहा है तो पक्का से उसकी कोई स्पीड होगी। अब सर्किल में घूमने के लिए अपन उसकी स्पीड की जगह यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज वेलोसिटी। है तो स्पीड ही, बट वी कैन ऑल्सो से कि जिसकी एक वेलोसिटी है। अब यहाँ पर मैं जो पैरामीटर्स लिखूंगा फॉर इलेक्ट्रॉन वो क्या है, तो देखो बोर ने बोला कि एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूमेगा, ठीक है। कौन से सर्किल में घूमेगा? अब जैसे अगर अपन बोले हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो बोर के मॉडल के हिसाब से भी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, एंड देयर कैन बी मेनी सर्किल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो सिस्टम है, यानी कि जो एटम है, उसमें ऐसे खूब सारे सर्किल हो सकते हैं। तो अच्छा, अब सर्किल हो सकते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा एटम के अंदर एक बीच में न्यूक्लियस होती है, उसके आसपास खूब सारे सर्किल होते होंगे जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो देखो डिफरेंस क्या है कि द पाथ इज सर्कुलर, एक्चुअली कोई सर्किल नहीं है ना। जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है। तो मतलब अगर मुझे जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो दिखे तो इट वुड बी अ सर्किल। यहाँ पर एक्चुअली एटम में कुछ होगा क्या, यहाँ पर ये जो सर्किल है एक्चुअल है क्या? नहीं, दिस इज इमेजिनरी। तो अपन ने तो दिखाने के लिए बनाया कि इसी पाथ को इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। अब देयर कैन बी मेनी सर्किल्स, जैसे खूब सारे सर्किल एटम में हो सकते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन इस सर्किल में घूमेगा तो कभी इससे छोटे सर्किल में घूमेगा और कभी इससे बड़े सर्किल में घूमेगा। तो एटम में देयर कैन बी मेनी कोसेंट्रिक, मतलब जिनका सेंटर सेम हो, सर्किल हो सकते हैं। उन सब सर्किल्स को अपन बोलेंगे ऑर्बिट। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका सर्किल है, जो ऑर्बिट है, वो बताना है कौन सा, तो अपन को उसके लिए एक ही पैरामीटर चाहिए, बस ये बता दो कि सर्किल की रेडियस क्या है। अब सर्किल की रेडियस पता चल गई तो सब कुछ पता चल गया। ये सबको समझ आ रहा है कि सर्किल में रेडियस के अलावा कुछ होता नहीं है। सर्किल में रेडियस के अलावा क्या होता है? कुछ नहीं भाई। सेंटर से जिस रेडियस का तुम सर्किल बनाओगे उस साइज के हिसाब से बन जाएगा। तो टू डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑर्बिट्स वी यूज अ नंबर, है ना। यहाँ पे अपन एक नंबर यूज करते हैं। तो अपन ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो देखो एटम का स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुमने कभी सुना हो बोर का जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम की तरह होता है। अब सोलर सिस्टम में सेंटर में क्या है? सन सोलर सन है, सन और उसके अराउंड इलेप्टिकल पाथ में, Planets. वो इलेप्टिकल है, ये सर्कुलर है, पाथ में जो प्लैनेट्स है वो घूमते हैं। तो जो इलेप्टिकल पाथ प्लैनेट फॉलो करते हैं वो कोई रोड है क्या जिसपे प्लैनेट रोल करता रहता है? No, sir. नो सर वो तो एक इमेजिनरी पाथ है जहां पर जो प्लैनेट है वो निकलता रहता है। अच्छा, उन सब प्लैनेट्स के पाथ इलेप्टिकल पाथ के लिए सेंटर पे तो न्यूक्लियस सबका सेम ही है, सबके लिए सेंटर पे तो क्या ऐसा नहीं है ना। तो बेसिक मॉडल ऑफ एटम में क्या है, ऐसे खूब सारे सर्कुलर पाथ हैं जिन सबका सेंटर है न्यूक्लियस, और इन पाथ में कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन आता जाता है। अब डिफरेंसेस क्या है सोलर सिस्टम और बोर मॉडल में? सोलर सिस्टम में सेंटर सन के साथ 9 प्लैनेट्स हैं, है ना। बट और वो सारे ही साइमल्टेनियसली इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। पर जो बोर मॉडल है उसमें वो अपन देखेंगे, हाँ 8 हो गए, ठीक है 8 प्लैनेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही होगा। तो यही इलेक्ट्रॉन कभी छोटे सर्किल में घूमेगा, फिर इसके साथ कुछ होगा, इसको बुरा लगेगा, यहाँ पर बोर हो जाएगा तो बड़े सर्किल में जाएगा, फिर और बड़े सर्किल में जाएगा, और कभी ऐसा होगा कि एकदम ही बोर हो गए, जिंदगी से उब गए तो बाहर निकल जाएगा। बट जो पाथ वो फॉलो करेगा वुड बी अ सर्किल। अब इस सर्किल क्योंकि ये बहुत सारे हो सकते हैं, ऑर्बिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो नंबर देना पड़ा। तो उस ऑर्बिट के नंबर को अपन ने बोल दिया n। ऑर्बिट का नंबर अगर n है तो इस n की वैल्यू
उस सर्किल की वैल्यू है कि भाई कौन सा सर्किल है, वो कौन सा ऑर्बिट है वो। तो मुझे बताओ कि अगर अपन न्यूक्लियस के अराउंड सबसे छोटा सर्किल बनाए तो वो कौन सा ऑर्बिट कहलाना चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट। First भाई orbit. जो सबसे पहला सर्किल बनाओगे, सबसे पहला ऑर्बिट बनाओगे, शुड लॉजिकली बी कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड सर्किल सेकंड ऑर्बिट, थर्ड सर्किल थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ सर्किल फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। और जैसे जैसे तुम सर्किल को फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ बना रहे हो, वैसे वैसे इफ यू चेक इन सर्किल के ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ रहा है और ऑब्वियसली साइज भी बढ़ रहा है। तो वो ऑर्बिट का नंबर अपन को बता देगा कि इलेक्ट्रॉन एटम में किस सर्किल में घूम रहा है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है वो सर्किल बड़ा होता जा रहा है, तो अब जब सर्किल बड़ा होगा तो सर्किल की रेडियस बड़ी होगी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दो ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होगी? Yes, sir. है ना, दो ऑर्बिट की रेडियस अलग अलग होगी। तो मैं किसको क्या करता हूं, मैंने बोला ये ऑर्बिट जो है इसका नंबर है n, तो मैंने लिखा इस ऑर्बिट की रेडियस rn। rn का मतलब समझ आया? rn का मतलब समझ आया? Yes, sir. I have. n तो जो हो गया अपना ऑर्बिट नंबर, ठीक है। rn अपना हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर मैं n की जगह 1 लूं तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, 2 लूं तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, 10 लूं तो 10th ऑर्बिट की रेडियस। फिर अगेन कि अगर रेडियस बदली तो इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी ये बदलेगी सेम रहेगी? क्या लगता है हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को बदलेगी। बदलनी चाहिए. बदलनी बदलेगी, सर। चाहिए, है ना। तो लेट्स कॉल इट Vn, लेट्स कॉल इट Vn, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन और की वो बात अपन तो देख लेंगे। देखो अगर सेम आ गई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो अपन ने तुक्का मारा कि बदलनी चाहिए, लग तो रहा है, तो बदल देते हैं। सेम आ गई तो कोई बात नहीं, बदल लेंगे, है ना। अगर सेम आ गई तो उसको Vn की जगह V लिख देना कि लो भाई एटम में ये वेलोसिटी होती है, अब दिमाग में लगाओ। और बदल के आ गई, अलग अलग आ गई तो देख लेते हैं क्या आएगी। तो अपन ने एक बेसिक इलेक्ट्रॉन के पैरामीटर डिफाइन कर लिए कि एक इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल के हिसाब से एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। उस सर्कुलर पाथ को बोलेंगे ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है वो कहलाएगी Vn, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, राइट। ठीक है, पूरा कर दूं, चलो मैं इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। और Rn इज द रेडियस ऑफ दैट nth ऑर्बिट और द सर्किल। वो सर्किल की रेडियस हो गई, ऑर्बिट की रेडियस हो गई, n ऑर्बिट का नंबर हो गया, और Vn उसकी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ठीक है। अब अपन को इन चीजों को कैलकुलेट करना है। तो फाइनली वो चीज आती है कि ये वेलोसिटी रेडियस अगर ऑर्बिट में बदलेंगी तो बताओ कितनी होंगी। फिर ऑब्वियसली अगर तुमने बोला कि रेडियस बदलेगी तो अलग अलग ऑर्बिट की रेडियस बतानी पड़ेगी ना। फिर तो उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए अपन को फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के कुछ फॉर्मूले लगेंगे। जैसे अपन ने वेव के उदाहरण में डिस्कस करा। अब ऑल्दो वेव इज नॉट अपन जो पढ़ रहे थे, पर अपन ने वेव का डिस्कशन करा था अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि भाई Yes, वेव sir. का एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है पर अपन को वेव भी पढ़ना पड़ा, जरूरत पड़ी थी। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि हमको एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, पर हमको उसके साथ साथ कुछ सर्कुलर मोशन की चीजें, कुछ फोर्स वाली चीजें, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीजें पढ़ना पड़ेगी। तो मैं वो चीजें तुमको बता रहा हूँ जिनकी बोर मॉडल में तुमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर देखो, हाँ बोलो। सर जो आपने अभी बताया बोर मॉडल के बारे में जो अभी तक इतना ही पढ़ा है आपने हाँ आज? यस सर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? शिवम सर। तुम लिखा तो नहीं है तुमने नाम।
सर दूसरे मोबाइल से लॉगिन किया है इसलिए होगा। उसमें भी लिख लो बेटा, मोबाइल आपका है कि अपन यस सर, कर रहा हूँ सर। लाए। हाँ है ना, नाम लिख लो, नहीं तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा कैसे, फिर बताओ, परेशानी हो जाएगी। देखो अपन को क्या क्या जरूरत पड़ रही है, देखो किस किस चीज की अपन को जरूरत पड़ रही है। देखो कि सबसे पहले तो ये जो दोनों चीजें हैं अपनी, ऑर्बिट और ऑर्बिटल एक ही होता है, नहीं होता बेटा, अलग अलग चीजें होती हैं। पहले ऑर्बिट पढ़ेंगे फिर ऑर्बिटल पढ़ेंगे। ये ZE, तो ये अपनी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे अमाउंट भी पता है और नेचर। तो न्यूक्लियस की चार्ज का नेचर कैसा है, न्यूक्लियस के चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है ना। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट हो या सेम हो, लाइक हो अनलाइक हो, चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, है ना। अपोजिट हो तो रिपल्शन वाला, लाइक चार्जेस हो तो रिपल्शन वाला, अपोजिट हो तो अट्रैक्शन वाला, लगता है फोर्स। वो फोर्स किस फॉर्मूले से आता है, तो अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 को मैं अगर एक स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेट कर दूं, KQ1 Q2 by R हाँ, तो देयर फोर्स बिटवीन देम इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर जो K है इसको अपन बहुत बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। तो Q1 Q2 चार्ज है, Q1 Q2 चार्ज है कूलम्स में, R उनके बीच का डिस्टेंस है, K इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सही साइड में ये एक फॉर्मूला है, इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। क्या साइड में अलग से नोट कर ले सर ये हाँ, जैसे मैंने करा वैसे कर लो। वैसे तो अप्लाई अपन इस पे ही करेंगे, बट ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मतलब दो चार्जेस पे कभी भी लगा दो। सर ये सर एक बार समझा दो सर, ये सर क्या समझाया सर अभी? 4 पाई के बाद क्या है सर? क्या 4 पाई के बाद फोर्स का क्या हुआ इसमें? एप्सिलॉन नॉट है, ई लिखा है, ई लिखा है और नीचे एक नॉट छोड़ा सा जीरो बना है ना। अपन इसका values मतलब में क्या है interest नहीं सर? हाँ, इसका मतलब क्या है ई नॉट का? इसका मतलब क्या है, अल्फाबेट होता है ये, जैसे ABCDEF होते हैं वैसे ये भी अल्फाबेट तो होता है। पूछो कि बोलते क्या है फिर? अरे हाँ, एप्सिलॉन सर। नॉट का मतलब एप्सिलॉन नॉट, और ये कांस्टेंट होता है, K की जगह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की तरह, प्लैंक्स कांस्टेंट की तरह ये भी एक कांस्टेंट होता है। सर इसकी भी वैल्यू होती होगी ना फिर? होती है बिल्कुल, सब हर कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना। परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। सर सर वो 4 पाई लिखा है ना? 4 पाई लिखा है, छोटा दिख रहा है क्या? बहुत बड़ा कर देता हूँ। बोलो बोलो, जिसको बोलना है बोलते रहो। सर ये सबसे छोटे सर्कल में क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में? कुछ नहीं लिखा यहाँ पे ना, कुछ नहीं लिखा ये। अच्छा हाँ न्यूक्लियर हाँ, ZE। सर सेकंड फॉर्मूला फोर्स वाले से सर ये फोर्स को बोलो बोलो सर ये फोर्स को लिखा है ना, ई नॉट। बेटा, K की जगह 1/4 पाई E0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 1/4 पाई E0 रखना चाहो रखो, मैं तो K यूज करूंगा। कहीं ये लिखा मिल जाए तो ध्यान रखना कि हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते थे। सर फोर्स के फॉर्मूले के ऊपर वो क्या लिखा है आर के साइड में? A/2। Q1 Q2 दो डॉट है, बीच में दो एरो है इधर उधर वाले, एक डंडी बनी है। सर ये दोनों अलग फॉर्मूले हैं। नहीं, अलग फॉर्मूले नहीं है, ये K का फॉर्मूला है और ये F का। हमको ये F का फॉर्मूला काम आएगा, फोर्स इक्वल्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जिनको R डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं, फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको मैं एक बार K की वैल्यू की आपको जरूरत पड़ती नहीं है, लिख लो, मुझे क्या है, 9 × 10⁹ वैल्यू की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम वैल्यू रख के सीधा आंसर रखे याद करेंगे। राइट, पहली चीज फोर्स, दो चार्जेस के बीच में फोर्स। ठीक है, तो चार्जेस के बीच में अपन को यही याद करना है। अच्छा, एक चीज दो चार्जेस के बीच में और याद रखनी होती है, आगे अभी काम आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अगर अपन बात करें h हाइट पर ग्राउंड से एक मास m रखा, h हाइट पर ग्राउंड से एक मास m रखा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो वैसे ही दो चार्जेस को Q1 Q2 को r डिस्टेंस से
सेपरेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है k q1 q2 बाय r, k q1 q2 बाय r। हाँ बेटा, ये फॉर्मूले ग्रेविटेशन के जैसे हैं, ग्रेविटेशन के जैसे ही हैं बिल्कुल। उल्टा बोला जाता है नॉर्मली कि ये ग्रेविटेशन इसके जैसा है, पर ये भी बोल सकते हो, राइट। सो अगर दो चार्जेस को r डिस्टेंस से सेपरेट करोगे तो फोर्स लगेगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की मिला के इस k q1 q2 बाय r। ये अपन को फॉर्मूले याद रखना है फॉर्मूले फॉर चार्जेस, दो ही काम आते हैं चार्जेस के फॉर्मूले। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगी, किसी भी दो चार्जेस के बीच में हो सकती है, किसी भी दो चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, कोई भी दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकलेगी। वो आपका जो सिस्टम हो जहां आपको अप्लाई करना है उस पर करो अप्लाई। फॉर्मूला ये होता है, अप्लाई जहां करना है वहां कर दो। K is a constant, K is a constant, ये K constant है। हाँ, सीधा फॉर्मूला याद करना है, रटना है टू बी प्रिसाइज। E नॉट भी कांस्टेंट है, 4 नंबर है, पाई भी नंबर है। और बताऊं इक्वल्स टू क्या है सर? सिंबल है। सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मुलेज इज फॉर सर्कुलर मोशन, कि अगर अपन किसी पार्टिकल को एक सर्कल में घुमाए, उस पार्टिकल का मास है m, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है v, सर्किल की रेडियस है r, तो अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इस पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। फिर अगेन दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, क्यों लगता है फोर्स, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब बढ़ेगा, कब कम होगा, सब सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ लेना है ना, सब पढ़ाएंगे सर तुमको। मेरे लिए दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला जिसको आपको याद करके अप्लाई करना है। सर ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है ना फॉर्मूला, तो मेरे को तो वो वर्ड ही नहीं पता, सेंट्रीपिटल पहली बार सुन रहा हूँ, आज पहली बार सुना मैंने, है ना। पहली बार सुनेंगे तो ज्यादा उसको डिस्कशन कैसे करें। फोर्स हो गया mv स्क्वायर बाय r। इसके अलावा क्योंकि ये पार्टिकल का मोशन है, मतलब दिस इज इन मोशन, इसकी वेलोसिटी है, इसका मास है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दिस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज सेम, हाफ mv स्क्वायर, बट ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, किसी भी तरह से चले, v अगर है और m अगर है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, राइट ना। तो फोर्स mv स्क्वायर बाय r हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गई। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले काम आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। ये भी अगेन नॉट नेसेसरीली पार्टिकल बस वेलोसिटी के साथ चल रहा हो, तो पर उसका मोमेंटम p लिखते हैं m इंटू v। मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ट्रू ओनली इफ द पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। सिंबल यूज करते हैं कैपिटल L, एंड देन दिस कैपिटल L इज इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, सर मोमेंटम सर्कुलर मोशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जेस, and then force would be in charges. These are almost all the formulas you'll need for deriving Bohr's atomic model. Bohr's atomic model को ड्राइव करने में ये सब चाहिए। तो मोमेंटम के ब्रैकेट में p लिखाना, P, कैपिटल P। नोट करते हैं इसको p से। चलो नेक्स्ट स्टेज की, अगर अपन इस सारे फॉर्मूलों को इस बोर के मॉडल के हिसाब से एटम पे अप्लाई करें तो देखो,
ये अपना बोर का इलेक्ट्रॉन या बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन एक nth ऑर्बिट में rn रेडियस वाली सर्किल में घूम रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E और न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, तो इनको अपन दो चार्जेस की तरह ट्रीट कर ले। इनको अपन दो चार्जेस की तरह ट्रीट कर ले। Yes, दो sir. चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा जिसको अपन K(Q1 Q2 by R स्क्वायर से निकालेंगे। पर वो जो फोर्स है उसका नेचर यानी कि रिपल्शन या अट्रैक्शन वाइज अट्रैक्टिव होगा। मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन गलत बता दी थी, दिस वाज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, फोर्स इसमें बाहर होता है, राइट। एनीवेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स, इनके अपोजिट नेचर के होने के कारण ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्टिव होगा। तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे ड्यू टू देयर चार्जेस इज Fe। इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए Fe बोल रहा हूं, ठीक है। Fe इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, जो अपन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो अप्लाई करके देखते हैं व्हाट इज दिस Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो K(Q1) Z into E, Q2 E by R, तो Rn स्क्वायर। ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, K(Q1 Q2 by R स्क्वायर की जगह KZE into E by R स्क्वायर रखा। देखो ध्यान से, K तो कांस्टेंट था, सेम आना ही है। Q1 Q2 चार्जेस थे, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Zn plus. Z into E, पॉजिटिव वो रख दिया, पॉजिटिव Z into E रख दिया। सर Z into E तो है, लेकिन Z into E प्लस क्यों लिखा आपने वहाँ पे न्यूक्लियस? नेगेटिव पॉजिटिव बताने के लिए। ये E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? E, है ना। तो दिस इज वो E रख दिया अपॉन R स्क्वायर। तो R क्या होता था? उन दोनों के बीच की दूरी। तो एज लॉन्ग एज ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किल में घूमेगा, हमेशा न्यूक्लियस से Rn दूरी पे रहेगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूमेगा तो हमेशा Rn रहेगा। यहाँ आ जाएगा तो ये डिस्टेंस Rn, यहाँ आ जाएगा तो ये डिस्टेंस Rn, तो Rn का स्क्वायर, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किल में है, एटम में जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे घूमता है, तो अनलेस मैं उसमें कोई चेंजेस ना लाऊं, मतलब मैं उसको कुछ एनर्जी ना दूं या उससे एनर्जी ना निकले, मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं, तो इट कीप्स ऑन रोटेटिंग इन दिस ऑर्बिट ओनली। उसका ऑर्बिट चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर तुम देखो तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पे अभी अपन ने एक ही फोर्स लगता दिखाया, विच वाज कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, बस अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। भाई जिस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो तो अंदर जाएगा ना। Yes. अच्छा, और मान लो बाय चांस अगर इलेक्ट्रॉन अंदर गया, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाके न्यूक्लियस में चला जाएगा। भाई अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस से ही है, और न्यूक्लियस के अंदर गया तो एटम खत्म। भाई सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही चले गए, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चले गए, तो एटम में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, न्यूक्लियस बची बस। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि सारे इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर ही चले जाएंगे ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स, तो एटम तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। पर एटम एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसको अंदर नहीं जाने देता। वो फोर्स आता है इसके सर्कुलर मोशन के कारण, Fc। तुमको सेंट्रीपिटल बोलना है सेंट्रीपिटल बोलो, सेंट्रीफ्यूगल बोलना है सेंट्रीफ्यूगल बोलो, और सर्कुलर बोलना है तो सर्कुलर बोल दो। बट एक सर्कुलर मोशन में होने के कारण फोर्स लगता है बाहर की तरफ, दैट इज Fc। हाँ, ये फोर्स अपन ने सर्कुलर मोशन में दिखाया था, विच वॉज व्हाट? Fc इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन R। ये जो पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है, देखो कंपेयर करना है इन दोनों को। यहाँ पर ये जो m है इस पार्टिकल का मास था, और यहाँ पर वो पार्टिकल क्या है? Electron. इलेक्ट्रॉन है। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी vn बोली है, स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन पे दोनों तरह के फोर्सेस लगते हैं लिख दिए। चेक करो इसमें किसी को डाउट है? फालतू डाउट नहीं पूछना, जेन्युइन हो तो बस बोलो।
ये सर, सारे फोर्सेस हमने फॉर्मूले की तरह याद कर लिए, K(Q1 Q2 by r² और mv² by r, और उसको अपने मॉडल ऑफ एटम पे अप्लाई करा। ठीक है, सर पहला एक फोर्स इलेक्ट्रॉन, पर पहला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, दूसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। नाम तो यही है। यस, और सर एन का मीन क्या है यहाँ पे? n इज द ऑर्बिट नंबर। अगर सर्कल सबसे छोटा है तो ऑर्बिट नंबर 1, दूसरा सर्किल है तो 2, तीसरा सर्किल तो 3 एंड सो ऑन। यस आगे इसको अपन और नाम भी देंगे, पर अभी दिस इज द ऑर्बिट नंबर। सर हाँ सर नीचे वाला फोर्स वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक रहा है। हाँ, अगर ये फोर्स बराबर करे, वो नेक्स्ट चीज है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इसी सर्किल में घूमना है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक शुड बी इक्वल टू FC, कर दो बराबर KZE² बाय RN² इज इक्वल टू MEVN² बाय। पर फोर्स बराबर कर दिए। क्या चार्ज लिखा फिर उधर +1 -1 ऐसा कुछ नहीं आएगा? +1 और -1 ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर चार्जेस की नीचे देखो, प्लस तो दिखाओ ना दिखाओ एक ही बात है। माइनस चार्ज का ऐसा है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज E की जगह या -E रख दूं, वो मैं आगे डिस्कस करता, पर पूछ रहा हूं तो सुन लो, तो उससे क्या होगा, उससे ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ये हो जाएगा -KZE² बाय R²। ठीक है, -KZE बाय R²। अब तुमने उतना भी फोर्स शायद पढ़ा ना हो, पर सोचो बेसिक चीजें पता होंगी। दैट इज अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। संस्कार, जब अपन को उसको शेल बोलना होगा तो मैं बताऊंगा, यू आर राइट, बट वो मैं बताऊंगा, अभी के लिए इट इज ऑर्बिट, राइट। जब अपन फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द साइन ऑफ अ वेक्टर? वेक्टर का साइन चेंज करने से क्या चेंज होता है? अगर वेक्टर है, डायरेक्शन नेगेटिव, डायरेक्शन हो जाती है नेगेटिव, नहीं अपोजिट, राइट। इफ प्लस माइनस लगाओगे तो अपोजिट, माइनस था तो पॉजिटिव, प्लस करोगे तो अपोजिट। तो यहाँ पर ये साइन रख के वैल्यू नेगेटिव अगर आए तो उससे डायरेक्शन बदलेगी। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इंटरेस्ट है किसमें, फोर्स के मैग्नीट्यूड में, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं बोल रहा हूं ना अंदर की तरफ होगी, और तुम डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन अगर अपन देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आना तो अंदर की तरफ ही है। तो इसलिए अपन ने यहाँ केवल क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड, है ना। इफ यू वांट, अगर तुमको बहुत ज्यादा है कि नहीं ऐसे कैसे, लो मॉड लगा दिया। और सर ZE पे कोई चार्ज नहीं आएगा? ZE पे +1 -1 प्लस चार्ज कहाँ दिखाया जाता है बेटा? Z जो है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना Z रख देना। पॉजिटिव चार्ज तुम लिखते हो क्या? तुम्हारी एज अगर मान लो अभी 15 हो गई या 16 हो गई, तो ये +16 लिखते हो कि 16 लिखते हो? यस सर। है ना, प्लस साइन तो नहीं दिखाते, माइनस मैंने समझा दिया, यस सर। राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घूमते रहना है, अगर इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट पे घूमते रहना है तो फोर्स बराबर होंगे, बराबर कर दिए। यू वांट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक RN से RN कैंसिल कर दो, इतना ही होगा अभी तो ये। अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है, तो K है, Z है, E है, RN है, ME, VN, ये सब। इनमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं? वाई Fe नेगेटिव, कहाँ बोला मैंने Fe नेगेटिव है? सर कोई ने अभी एक ने पूछा था ना, तो सर आपने बोला था कि मॉड ऑफ Fe का, तो ऐसे करके। अगर इलेक्ट्रॉन -E रखोगे तो नेगेटिव आएगा, जरूरत नहीं है उसकी, राइट। Okay, तो sir. अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती, व्हाट आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर कांस्टेंट, तो K है ना, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स ही होता है ना। Z एटम का एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटम में अलग अलग होता है, पर जिस तुम एटम की बात कर रहे हो, मान लो तुमने हाइड्रोजन एटम लिया तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है ना। अब एक किसी भी हाइड्रोजन एटम का
एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, तो यू कैन ट्रीट दिस एज अ कांस्टेंट और अ गिवन वैल्यू एटलीस्ट, राइट। उसके बाद एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट, दैट्स इट। तो के जेड ई और एम ई आर कांस्टेंट, पर वेलोसिटी और रेडियस तो बदल सकती है भाई। एटम अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, एक एटम से दूसरे ऑर्बिट में गया, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, तो रेडियस अलग हो जाएगी, यस सर। वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो मुझे वो रेडियस और वेलोसिटी निकालना है। इस एक इक्वेशन से दोनों चीजें निकल के आ जाएंगी क्या? नो सर। भाई नहीं, अगर मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए, z एटॉमिक नंबर है, z एटम क्यों है? एटॉमिक नंबर है, z एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का स्टैंडर्ड सिंबल है, पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर का स्टैंडर्ड सिंबल है, राइट। सो अगर मुझे इसमें वैल्यूज निकालना है तो दोनों वैल्यूज, यानी कि दोनों वैल्यू Vn Rn दोनों निकालना है, ठीक है। ये अपने पास एक ही इक्वेशन है, दोनों निकालने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए। भाई दो वैल्यू कैलकुलेट करो तो एटलीस्ट यू नीड 2 इक्वेशंस। यहाँ से तो तुम Vn इन टर्म्स ऑफ Rn लिख सकते हो या Rn इन टर्म्स ऑफ Vn लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू थोड़ी आएगी। तो अपन को एक इक्वेशन और जो चाहिए वो आती है इस चीज से। देखो, बोर का एक पॉस्टुलेट है जो अपन अभी डिस्कस करेंगे और उससे अपन इक्वेशन लेके आएंगे। दैट पोस्टुलेट इज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पोस्टुलेट क्या है बोर का? पोस्टुलेट इज अजम्पशन। बोर के मॉडल में एक अजम्पशन ली थी विच वाज प्रूव्ड राइट। पोस्टुलेट होता है तुमने कोई चीज मानी और वो सही प्रूव हो गई। अब अगर अजम्पशन का क्या है, अजम्पशन तो सही भी हो सकते, गलत भी। तो ऐसा कोई अजम्पशन विच इज प्रूवन राइट इज कॉल्ड एज अ पोस्टुलेट। POSTULET, postulate. हाँ, postulate. So that postulate is angular momentum of an electron in an atom. केवल बोर मॉडल पे लगाना है क्योंकि उसी का postulate है ये। In an atom is quantized. Angular momentum of an electron in an atom is quantized. And according to this postulate, it is equal to NH upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और वो NH upon 2 pi के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और वो NH upon 2 pi के बराबर होता है। प्लीज समझते क्या होता है। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज क्वांटाइजेशन। कभी ये वर्ड पहले सुना है? आई एम श्योर नहीं सुना होगा कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। तो देखो, क्वांटाइज का मतलब होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी, क्वांटाइज क्वांटिटी क्या होती है जो किसी नंबर, कोई भी नंबर का फैक्टर हो, है ना। समझना, फॉर एग्जांपल बनानास की क्वांटिटी, एप्पल्स की क्वांटिटी जो अपन बाजार से लाते हैं। तो बाजार जाओगे, अपन मेजर केजी में करवाते हैं, पर नंबर वाइज कितने एप्पल लाओगे बाजार जाके? तो 2, 5, 10, डजन से, है ना। डजन से लाओगे तो 1 डजन, 2 डजन, 10 डजन। 1.5 एप्पल तो नहीं लाओगे ना, नो सर, है ना। या मार्कर फॉर एग्जांपल, तो बाजार जाओगे तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 10 मार्कर, एक पेन, होल नंबर्स में लाएंगे, है ना। 1.5 पेन तो नहीं लाओगे, ऐसा, ठीक है। और अगर अपन केमिस्ट्री वाइज बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, नहीं भी हो तो भी होगा, बट 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता ना। तो दीज आर ऑल क्वांटिटी विच आर क्वांटाइज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बनाना, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल। और बात करें अपन जैसे, तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है क्वांटाइज वर्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इसके अलावा, इज डिफाइनिंग चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज पे चार्ज। तो अब तुमने ये चीज पढ़ी होगी बचपन में या थोड़े दिन पहले, कभी ना कभी पढ़ी होगी कि अपन जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं वेरियस मेथड सच एज रबिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें
एक चीज से दूसरी चीज में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पता था ऐसा Yes. यस सर है ना, कि ग्लास रॉड को वूल पे रब करो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वूल से ग्लास रॉड में ट्रांसफर हो जाएंगे, ग्लास रॉड पे Yes, sir. चार्ज आ जाएगा। तो वो जो रॉड पे चार्ज आया कि भाई मान लो वूल से इलेक्ट्रॉन निकल के ग्लास की रॉड में आए, तो जो रॉड पे चार्ज आया वो क्या हो सकता है? तो वो चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई। अगर रॉड में एक इलेक्ट्रॉन आया एक्स्ट्रा तो चार्ज कितना होगा? E. ई होगा। अगर साइन के साथ बताना है तो माइनस ई होगा, है ना। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 ई, 15 इलेक्ट्रॉन आए तो 15 ई, 100 इलेक्ट्रॉन आए तो 100 ई। क्या रॉड पर 1.5 ई चार्ज आ सकता है? नो सर है ना। 2.5 ई चार्ज, 1.3 ई चार्ज, 7.4 ई चार्ज आ सकते हैं क्या? No, sir. नहीं। तो अपन बोलेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज जो किसी भी चीज पे है वो ई का मल्टीपल होगा। 100 इलेक्ट्रॉन है तो उसके हिसाब से 10 इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से 50 इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से, पर वो उसका होल नंबर मल्टीपल होगा। सर जैसे आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में मतलब 1.5 नहीं हो सकते, तो सर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फिर हम किसके उसमें गिनेंगे? दोनों में गिनेंगे क्या? ये मैं पढ़ के बताऊंगा, है ना, मुझे पता नहीं है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सर क्वांटाइज को सर डिफाइन कैसे करेंगे सर? जैसे मैं कर रहा था इतनी देर से। हर चीज ऐसी नहीं होती कि तुम उसकी 2 लाइन में डेफिनेशन लिखो, है ना। इट इज दोज क्वांटिटी आर कॉल्ड एज क्वांटाइज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ नंबर। वो नंबर कुछ भी हो सकता है पर वो क्वांटिटी हमेशा उसका मल्टीपल होगी। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ पे n वही ऑर्बिट का नंबर है, पर n की वैल्यू, अगर वो ऑर्बिट का नंबर है तो n की वैल्यू या तो 1 होगी मतलब पहला ऑर्बिट, 2 होगी मतलब दूसरा ऑर्बिट, 10 होगी मतलब 10वां ऑर्बिट। पर एक एटम का 1.5 ऑर्बिट थोड़ी होगा। ये पहला सर्किल बनाया, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा सर्किल बनाया, दूसरा ऑर्बिट है। कोई बोले अच्छा 1.5 ऑर्बिट चाहिए, इन दोनों के बीच में एक सर्किल बना दो। तो अगर मैं बीच में एक सर्किल बना दूंगा तो वो ये दूसरा ऑर्बिट हो पहला, जाएगा। ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा, पर ऑर्बिट का नंबर तो होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, इस h अपॉन 2 पाई को n से मल्टीप्लाई करा, तो जो हमेशा MVR की वैल्यू है वो h अपॉन 2 पाई का एक मल्टीपल होगी। इट कैन बी h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 10h अपॉन 2 पाई, बट इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, एंड दिस इज एंगुलर मोमेंटम। तो इसलिए अपन ने बोला एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। बात आई समझ में? अपन को डेफिनेशन का कुछ नहीं करना, जरूरत ही नहीं है। समझ आना चाहिए कि अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है तो इसका मतलब ये होता है कि वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होगा, बस खत्म, इतना ही है। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज होने से, एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइज होने से हमको एक इक्वेशन और मिल गई। अब इस इक्वेशन में देखो me कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2 पाई नंबर, n बिल्कुल z की तरह है कि एक एटम अगर पहले ऑर्बिट में है तो n1 होगा, 10वें में है तो 10 होगा, चौथे में तो 4 होगा, किसी ऑर्बिट में तो होगा ना, तो वो अकॉर्डिंगली n की वैल्यू हो जाएगी। बट उस ऑर्बिट में 10वां, तीसरा, चौथा, पांचवा, Rn क्या होगा, Vn क्या होगा, वो निकालना है। तो वो अपन इन दोनों इक्वेशन को मिला के कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और सिंबल्स भी यूज हो सकते हैं, तो लेट्स सी दोस एज वेल। तो जैसे ये h है तो ये वो सेम प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, 6.62 × 10⁻34, पर ये इतना कॉमन सा कांस्टेंट है सो कि यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यही नोट कर लेना कि इसको जैसे अपन जो बोल रहे थे ना कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही एक और कांस्टेंट है, दैट इज h बार। ना h बार होता क्या है, तो देखो ये समझाता हूँ क्या है। इसका नाम होता है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो व्हाट हैपेंस मोस्टली इज कि जो h है
ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसके साथ मोस्टली नीचे 2 पाई होता है इन मेनी फॉर्मूलाज। हमने अभी पहला ही पढ़ा है, पर हम आगे भी जब पढ़ेंगे तो इसमें साथ में नीचे 2 पाई होगा। इतनी ज्यादा जगह होता है कि उनको मिला के एक नया नाम दे दिया कि ठीक है ये प्लैंक्स कांस्टेंट और ये h बार हो गया h/2 रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। समझ में आई? एक ही सी चीज है, बस नाम अलग अलग है और छोटी सी इक्वेशन है। सिंपल सी चीजें याद रखना है कि अगर मैं बोलूं h बार तो इट इज h/2, नाम उसका रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना? अच्छा, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो फिर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा NH बार, वो भी चलेगा, लिख ही सकते हो ना, h/2 की जगह h बार लिख दिया। ठीक, यहां तक चेक करो, ये मैंने जो इक्वेशन चूज करी है सबको क्लियर है? सर ये z के साथ e क्यों लिख रहे हैं सर? कहाँ पे, किसके सर साथ? वो आपने जो सर्कल बनाया उसमें सर z e लिखा है ना? ये ZE है, इसका चार्ज की वैल्यू, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और हर प्रोटॉन का चार्ज E, तो Z इंटू ई टोटल चार्ज। तो सर e मतलब चार्ज है सर इधर। चार्ज की वैल्यू लिखिए। सर ये रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? निकालना, तुम कल बताना निकाल के। H की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, डिवाइड करना और बताना कितना। चल ठीक है सर, ठीक है ना? नई डिवीजन हो तो बताना, मैं बताऊंगा डिवाइड कैसे करा जाता है, मैं हुई तुम्हारे लिए, है ना? राइट। सो ये जो फॉर्मुलेज मैंने बताए थे फिजिक्स वाले नोट कर लिए, हटा देते, फालतू बोर्ड वेस्ट हो रहा है अपना। यस सर, है ना? सारे हटा रहा हूं मैं, इधर अपन और आगे डिराइव करते हैं। तेरे क्वांटाइज से हमको क्या फायदा हुआ सर अभी तक? हमको कोई फायदा नहीं हुआ, बोर को मिला था नोबेल प्राइज, अपन को मिलेंगे 4 नंबर, सवाल आएगा तो बस। सर ब्रैकेट में z e स्क्वायर लिखा है ना? कहाँ लिखे इसमें ये? हाँ राइट। सो नेक्स्ट इज अपन ने एक इक्वेशन ये बराबर करके निकाल ली, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, एक साथ समराइज करके दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहली अपनी इक्वेशन है k z स्क्वायर बाय एक rn कट गया था तो एक बचा, rn इक्वल्स me इंटू वी एन स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये, और दूसरी इक्वेशन अपनी ये है me इंटू वी एन इंटू rn इक्वल्स n h/2 पाई। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके अपन को me और vn और rn चाहिए। सो बेसिकली अपन एक इक्वेशन में से दूसरी चीजें हटा दो, जैसे लेट्स डू व्हाट कि पहली इक्वेशन जो है उसका rn यहाँ ले जाओ और उसको लिखो। पहली इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, k z e स्क्वायर me vn rn इंटू vn। चेक करो, पहली इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, फिर से rn इधर चला गया, vn स्क्वायर को vn इंटू vn लिख दिया। ये क्या है, me vn rn NH/2 पाई, है ना? यहाँ रख दो। हमें बच्चा हो गया। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये NH/2 पाई यहाँ आ गया। तो चलो एक बार स्टेप्स दिखा देता हूँ। NH, ये हमें बच्चा आ गया था मम्मी। कुबर आ रहा यार, माइक बंद कर दो। चलो, सो दिस इज kz स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, NH/2 पाई vn। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करते हैं इसमें। अब बस जो बचा है वो vn है, तो vn इज इक्वल टू 2 पाई k e स्क्वायर, 2 पाई k e स्क्वायर अपॉन h इंटू ये z और ये n। चेक करो एक बार, मैंने जो सब्स्टिट्यूशन करा है क्लियर है सबको? यस सर। है ना? vn इज इक्वल टू 2 पाई को ले गया ऊपर, मल्टीप्लाई कर दिया और NH को नीचे, kz e स्क्वायर बाय h अलग लिखा, z बाय n अलग लिखा। क्यों लिखा ऐसा? तो इफ यू चेक ध्यान से तो ये जो सारी चीजें हैं सब कॉन्स्टेंट्स हैं,
तो है तो z और n भी कांस्टेंट, पर फिर भी वो डिफरेंट एटम और डिफरेंट ऑर्बिट में बदल सकते हैं। अलग एटम में तो z अलग हो जाएगा, अलग ऑर्बिट है तो n अलग हो जाएगा, पर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट k e पाई h इनका ना वैल्यू बदलेगा नहीं। तो इसको इस फॉर्म में याद करने की वजह अपन क्या करते हैं कि भाई अगर ये कांस्टेंट ही है, ये सब के सब अगर कांस्टेंट ही है, तो एक काम करो वैल्यू रख के याद कर लो, है ना। तो द व्हेन यू पुट वैल्यूज वो आ जाती है 2.18 into 10⁶ z/n in मीटर पर सेकेंड। अब अलग एटम के अलग ऑर्बिट में zn बदलते रहना, बट vn का ये अपना फिक्स फॉर्मूला हो जाएगा। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट विदाउट वैल्यूज, सेकंड इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट विद वैल्यूज। कितना दिमाग लगाया सर e बोर्ड में। z इंटू ई यानी ई स्क्वायर होगा, ई पे स्क्वायर z इंटू ई वाला ई इंटू ई करके आया। सर जेड के बाद क्या है इधर? ये यहाँ नीचे सबसे मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, vn इक्वल्स 2.18 10⁶ z/n, है ना। अच्छा, इसमें यहाँ पे अपन कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे बिफोर डिराइविंग rn, वो तुमको याद रखना है, बिकॉज यहाँ डायग्राम बना तो मैं बता देता हूँ। ये बोर मॉडल अपन जो पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है that it is only applicable to those atoms or ions which contain one electron only। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एटम में इलेक्ट्रॉन एक हो, कितने भी हो सकते हैं, पर केवल उन एटम्स पे या आयंस पे बोर मॉडल अप्लाई होगा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वो अपन अभी नोट के साथ लिख देते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। इफ यू सी दिस, ये एटम का एक बेसिक अपन ने मॉडल बनाया बोर मॉडल। इसमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन था, उस पर हमने फोर्स दिखा दिए और हमने उस फोर्स को कर दिया बराबर। बराबर करा तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन हाँ ऑर्बिट में घूमेगा और ये पॉस्टुलेट यूज करा, पूरा डेरिवेशन हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मान लो कोई ऐसा एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, क्या इस पे बस ये 2 ही फोर्स बचेंगे? तो सर दोनों में रिपल्शन भी आएगा। हाँ, कोई भी सर, 2 नीचे से चार्जेस तीसरा के बीच में इलेक्ट्रॉन। फोर्स लगता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन था, वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। उसको कंसीडर करके डेरिवेशन करें तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ही नहीं पॉसिबल। वो क्यों? मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, क्या ये इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा यहाँ रहेगा? नो, जरूरी नहीं है ना भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो कभी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पहुंच जाए, कभी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे और ये वाला इसके एकदम पास आ जाए। तो अगर ऐसा होता रहा तो वो तो फोर्स बदलता रहेगा, हम कभी भी फोर्स बैलेंस कर पाएंगे क्या? नो सर। इसलिए बोर मॉडल लग ही नहीं पाता उस पे। तो बोर मॉडल का सर वैसे एक तो postulate न्यूक्लियस में भी सर रिपल्शन होना चाहिए ना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। अच्छा, तुम्हारा वजन कितना है? सर मेरा तो 50 किलो है। वैसे ज्यादा है पर कोई बात नहीं, तुम्हारा वजन 50 किलो। तुम्हारे स्कूल में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा आया नया 150 किलो का। कितने किलो का? 150। शांत रहो, पहले सुनो। 2 फरारी हुए। एक दिन क्या हुआ, तुमने उसको धक्का मारा, दूसरे दिन डे 1 पे तुमने उसको धक्का मारा, डे 2 पे उसने तुमको धक्का मारा। डे 2 पे तो ऑब्वियस है जब वो तुम्हें धक्का मारेगा तो तुम गिरोगे, पर डे 1 पे भी यही होगा कि जब तुम उसको धक्का मारोगे तुम ही गिरोगे। वो 150 किलो का और तुम 50 किलो की हो। तो वैसे ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास, अपन ने ये चीज निकाली थी, 1837 टाइम्स कम होता है न्यूक्लियस से। तो फोर्स इस पर लगेगा, पर उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को तो बहुत फर्क पड़ता है, उसकी पूरी जिंदगी बन गई, फोर्स बैलेंस हो गया। न्यूक्लियस को फर्क ही नहीं पड़ता। न्यूक्लियस इतना भारी है कि उसको उस फोर्स से कुछ होना ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? यस सर।
मैं सर- मना नहीं कर रहा फोर्स नहीं होगा, फोर्स तो होगा पर उससे कुछ होना नहीं है, ऐसा कुछ, सर राइट? आपने बोला न्यूक्लियस में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एटम में। न्यूक्लियस में एक ही नहीं, एटम में एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन। हाँ, सर सर- एक ऑर्बिट में या फिर पूरे एटम में ही एक इलेक्ट्रॉन होगा? पूरे एटम में, पूरे तो वो एटम सर में। जो आपने पोजीशन वाला हाइड्रोजन। बताया सर वो समझ में नहीं आया पॉइंट, सर एक बार और बता सकते हैं क्या? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बोर्स एटॉमिक मॉडल केवल उन एटम पे एप्लीकेबल है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, बस खत्म। क्यों है वो विद टाइम अपन पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे, पर इट इज एप्लीकेबल टू वन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ओनली, ठीक है? तो ऐसे तो एटम सर- बहुत कम होंगे जिनके सर वो पास आपने एक बोला ना सर कि फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सर वो समझ में नहीं आता, बस उतना सा पूछ रहा अब था। आप कर नहीं पाओगे तो क्या करना, जब कर ही नहीं पाना। सर ये 1 इलेक्ट्रॉन पे सर आपने बताया ना ये उन्हीं पे बेस मतलब एप्लीकेबल है जिन पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो सर ये तो सिर्फ पूरी पीरियड टेबल सिर्फ एक पे ही होगा फिर तो। एटम और आयन बोला था मैंने, तो आयंस पे भी लग जाता है। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन यूनी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि आइदर एटम और आयन, लिखना चाहो तो लिखो एटम और आयन ओनली। तो एटम में किन किन पे होगा? एग्जाम्पल H, He प्लस Li2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस एक्सेट्रा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है एटम में सब निकाल दो एक छोड़ के और लगाओ। आई बात समझ में? जितने भी एटम है उनमें से सारे निकाल दो, एक छोड़ दो और फिर बोर मॉडल लगा देंगे आराम से। देखो बहुत सारे हो गए फिर तो। H है उसमें एक ही होता है, He में 2 होते हैं, एक निकाल दिया। लिथियम में 3 होते हैं, 2 निकाल दिए। बेरिलियम में 4 होते तो 3 निकाल दिए और फिर बोर मॉडल लग जाएगा। बट लगेगा तभी जब एक इलेक्ट्रॉन बचे। तो किसी में 7 है तो पूरे पूरे तो नहीं निकाल सकते 6 सब? निकाल लो बेटा, कितना डिफिकल्ट है कि सारे निकालना एक छोड़ के। फिर बोलो कि किसी में 8 है तो बताओ सर, फिर 9 है तो बताओ सर, फिर 15 है तो बताओ सर। भाई तुम बता दो ना, एक हटा के लेकिन ये तो थियोरेटिकली पॉसिबल है, फिजिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे वो। तो फिजिकली कौन सा तुम एटम देख रहे हो? बोर्ड पे ही तो देख रहे हो ना। बोर्ड पे जो करना है करो। यस सर। राइट, सो बेसिकली दिस इज जो अपन अज्यूम करके चलेंगे व्हाइल यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्मूला। जैसे ये Vn है, तब लगाना है फॉर्मूला जब बोर मॉडल एप्लीकेबल हो। कब एप्लीकेबल है? जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि अपन उसमें एटम में कुछ बता नहीं पाएंगे, करेंगे यूजिंग अ डिफरेंट मॉडल, नॉट बोर्स मॉडल, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, अपन ने यहाँ पर Vn जो है वो Rn हटा के निकाल लिया था। अब Rn हटा के Vn और निकाल लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला बच जाएगा। फोर्स वाली बैलेंसिंग, ये बेसिकली सेक्शन बीच वाला हो गया। ये हटा दूं? सर पूरा लिख लिया। यस राइट, तो सेकेंड अपनी की इक्वेशन जो है वो Vn की इक्वेशन पुट कर देते हैं अपन सीधा यहाँ पे, ठीक है? इस इक्वेशन में तो Me इंटू Vn, तो Vn की जगह आ जाएगा 2 पाई के Z ई स्क्वायर, ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन N इंटू H इंटू Rn, एम वी आर एन, ये एम वी आर एन इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई। सारे फॉर्मूले, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, या Rn एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो Rn इज इक्वल टू NH और NH मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आ गया एक H स्क्वायर, है ना? और बाकी सब कुछ नीचे आ जाएगा। ये N इंटू एन से यहाँ पे एक N स्क्वायर भी आएगा। बाकी सब नीचे क्या आ जाएगा? तो 2 इंटू 2 4 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर। ये आ गया, K आ गया, एक Me आ गया, Z यहाँ लिख दिया मैंने, ई स्क्वायर आ गया। 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, Z था वो भी लिख दिया, राइट।
Rn। फिर सेम लॉजिक कि जो अपन ने ब्रैकेट में चीज लिखी है और ऑल ऑफ दोज आर कांस्टेंट, वो सब कांस्टेंट है। h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की ये m वाले का ब्रैकेट में स्क्वायर सर सारे कांस्टेंट है ना? क्या यस सर, ये वाले ब्रैकेट में सारे कांस्टेंट है ना सर? सब आ रखे थे। कांस्टेंट है। और फिर वही बात है कि जैसे यहाँ पर इनकी वैल्यू रख के याद करा, वैसे इनकी वैल्यू याद करो। तो सर वो Rn m into में है ऊपर। क्या सर ये दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे निकाला? m into में सबसे ऊपर। हाँ हाँ मल्टीप्लाई में ना, ये मल्टीप्लाई में me vn rn mvr इक्वल nh/2 था। ऊपर सब कुछ मल्टीप्लाई में, नीचे nh है, इसमें यहाँ ऊपर nh है, नीचे 2 पाई है। So this is equal to 0.529 into n square by z angstrom। Rn का फॉर्मूला। सर जहाँ आपने नोट लिखा उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है सर? यूनी इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ लिखा है एटम्स या आयंस। यूनी इलेक्ट्रॉनिक जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। वैसे सर आप जो बताए ना सर वो पॉसिबल है सर, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन निकाल के सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना? मैंने तो कभी निकाले नहीं आज तक। नो सर आप बहुत ट्राई करा, एक आध इलेक्ट्रॉन निकले, पर मेरे से निकला नहीं। जिसने निकाल लिया होगा हाँ तो पॉसिबल है ना। जिसने निकाल लिया होगा He से एक इलेक्ट्रॉन और फिर He+ का एटम बचा हो, आयन बचा होगा, उसने बिल्कुल बोर मॉडल की चीज वेरीफाई कर ली होगी। अपन भी कर लेंगे, पर इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो डिपेंड एटम पे करेगा। तो जिसमें पर आयंस तो बनता ही है ना। एक क्या अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकालते तभी तो अल्फा पार्टिकल बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। राइट, सो दिस इज Rn का फॉर्मूला। इसमें अपन n और z की वैल्यू रखेंगे। n और z की वैल्यू रखोगे तो विल गेट वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट की तुम बात कर रहे हो जिस भी एटम में। ठीक है, इसमें यहाँ पे अपन ने जो ये v नंबर यूज करा है 0.529, इसको अपन 2-3 तरह से यूज करते हैं। सो या तो इफ यू चेक, अगर अपन इसमें 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट यूज करना चाहें, यानी 0.529 की जगह अगर इसमें 2 डिजिट में काम चलाएं डेसिमल के बाद 0.53 तो 0.53 हो जाएगा। कहीं कहीं वो यूज होता है, वो तुम देख लो। ठीक है, 529 0.53 में इतना डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज कि अगर अपन यहाँ पर इस 0.529 की बात करें तो दिस इज द कांस्टेंट, इन सब का मिक्सचर है ये। तो इस 0.529 की जगह बहुत बार एक कांस्टेंट यूज करा जाता है A0, and this A0 is called as Bohr's radius। So basically अगर तुमसे पूछा जाए कि Rn की वैल्यू A0 के बराबर कब आएगी, काफी केसेस में आ सकती है, बट उनमें से एक केस होगा अगर n और z दोनों 1 है। चेक करो, हाइड्रोजन। अगर n और z दोनों 1 है तो Rn की वैल्यू A0 के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट A0 एक्चुअली क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम called as Bohr's radius। You can use this as a standard symbol। 0.529 या हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की रेडियस की जगह यू कैन पुट A0, या A0 की जगह यू कैन पुट 0.529। ठीक है, 0.529 के बाद वो सर यूनिट क्या लिखी है सर? एंगस्ट्रोम। ये यूनिट नहीं सर, समझ आ रही बेटा आपको? हाँ, वो भी A0 है। एंगस्ट्रोम रेडियस है ना, लेंथ है, तो अपन उसको मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रोम, नैनोमीटर में तो मेजर करेंगे। हाँ, एनीवेज बोलो। एंगस्ट्रोम एटम की ऑर्बिट की रेडियस, nth ऑर्बिट एटॉमिक नंबर z वाले एटम की रेडियस इन एंगस्ट्रोम है ये। ठीक है, और कुछ डाउट है? 2 फॉर्मूले ड्राइव करे हैं Vn Rn के, है ना। फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, 1-2 मिनट बचे हैं अपनी क्लास में।
सो ओरल ऑब्जर्वेशन ऐसे ही देख लो। अगर अपन बोले वीएन और आरएन कैसे बदलते हैं तो जेड और एन से बदलते हैं, उसके अलावा तो कांस्टेंट है सब। वेलोसिटी का फॉर्मूला एनालाइज करो, वीएन इज प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी कि अगर मैं केवल जेड के बेसिस पे देखूं तो जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना वीएन बढ़ता जाएगा, जितना एटॉमिक नंबर Yes, बढ़ेगा sir. उतना वीएन बढ़ेगा। यस जेड सर। अगर सेम है, मतलब मान लो मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, कोई एक एटम पकड़ लो तो जेड सेम हो जाता है। तो एन अगर बढ़ेगा तो वी कम होता जाएगा, मतलब एन बढ़ेगा मतलब क्या कि मैं अगर बड़े ऑर्बिट में जाऊं, बड़े से बड़े ऑर्बिट में जाऊं तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये एटम बनाया मैंने, मान लो हाइड्रोजन एटम है, उसमें अगले 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 ऑर्बिट पे जाने पर वेलोसिटी क्या होगी? कम। कम हो है ना, सिंपल फॉर्मूला ऑब्जर्व कर रहे हैं। आर एन इक्वल 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, ये तो कांस्टेंट है। एन की वैल्यू बढ़ने पर आर एन बढ़ेगा, एन की वैल्यू बढ़ने पर आर एन बढ़ेगा। तो हाँ, लग ही रहा था वो तो कि अगर मैं अगला ऑर्बिट बढ़ाऊंगा, अगला ऑर्बिट बनाऊंगा तो वो और बड़ा बनेगा, अगला और बनाऊंगा तो और बड़ा बनेगा। बट इसमें एक चीज है कि अगर मैं देखूं तो आर एन इज सम कांस्टेंट अपॉन जेड इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Z1 ले लूं, मतलब कौन सा एटम ले लिया अपन ने? Z1 किसके लिए होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम ले लिया, है ना, हाइड्रोजन एटम ले लिया, और उसका पहला ऑर्बिट तो रेडियस ए नॉट आई, है ना, और उसका दूसरा ऑर्बिट है तो रेडियस क्या आएगी? 4 into 4 ए नॉट, 4 ए नॉट। अच्छा, तीसरा ऑर्बिट तो 9 9 नॉट। 9 ए नॉट। तो सही बात है। अब अगर अपन ऐसे बोले तो एटम, हमको लग रहा था कि एटम में ऑर्बिट एक के बाद एक के बाद एक बनते हैं, तो अपन ने देखो जो एटम का ये बनाया था डायग्राम, उसमें कुछ ऐसा था कि ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, समथिंग लाइक दिस। पर एटम में एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एटम में क्या होता है कि मैंने बनाया एटम की न्यूक्लियस, है ना, देखना एटम की न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट मान लो, ठीक है। तो दूसरा ऑर्बिट ऐसा बनेगा, उसकी रेडियस 4 टाइम्स, तीसरा ऑर्बिट ऐसा बनेगा, रेडियस 9 टाइम्स, और चौथा ऑर्बिट तो ऐसा बन जाएगा बहुत ही बड़ा। ये अपन को एक रफ आइडिया दिमाग में रखना है कि रेडियस एक के बाद रेडियस R, 2R, 3R, 4R नहीं होती, जो नॉर्मल थिंकिंग होती है कि अच्छा ये पहली रेडियस, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर चौथी। एक रेडियस अगर R है तो दूसरी ही 4R है, तीसरी ही 9R है, चौथी ही 16R है। तो रेडियस बहुत बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? स्क्वायर। जस्ट ऑब्जर्वेशन। जेड फिर उसके बाद अगर अपन देखें आर एन एन स्क्वायर बाय जेड है, तो अगर अपन हर डिफरेंट एटम की पहले ऑर्बिट की रेडियस देखें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा रेडियस छोटी होती जाएगी। जस्ट ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला देख के बता रहा हूं कि अगर पहले ऑर्बिट की बात करो तो n1 हो गया, पहले ऑर्बिट के लिए n1 हो गया, तो जैसे जैसे z बढ़ेगा rn क्या होगा? छोटा होता जाएगा। कम होगा। है ना, कम होता जाएगा। जस्ट फॉर्मूले के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन, राइट। सो दीज आर टू फॉर्मुलाज, फर्स्ट टू फॉर्मुलाज ऑफ बोर मॉडल, रेडियस एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट अपन कल एनर्जी डिस्कशन करेंगे फॉर एटम्स, एनर्जी का डिस्कशन, है ना। सर सर फ्लोरीन पे ये बोर एटॉमिक मॉडल लग सकता है? किस पे? फ्लोरीन पे। थ्योरेटिकली तो लग जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे सर उसके तो? हाँ, निकालने पड़ेंगे, मेहनत है बहुत। तो फिर ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है सर? अभी तक देखो तो एक चीज बोलता हूँ, ध्यान देना और समझना कि तुम सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ना तो लग जाएगा, ठीक है। यस सर। अब बोर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, उसने बोल दिया सारे इलेक्ट्रॉन निकालो, लो एटम का मॉडल है। और नहीं निकलेंगे तो ठीक है, तो अब क्या करें? बात तो आई समझ में? यस सर। सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। तुमको बोला सर कि समझ तो ली क्वेश्चन, सर समझ लिया, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसलिए ये फॉर्मूले याद करने के लिए, इसलिए सर प्लीज भेज देना सर। सर मेरा भी नेट खत्म हो गया था सर, इसके बाद भेज देंगे। चल तो यूट्यूब पे डाल देते हैं वीडियोस।
हाँ सर, आज की जरूर भेज देना। सर आज की भेज दीजिए सर, इसके बाद ही और भेज बोलो दीजिए। और बोलो और सब बोलो। सर तो हमेशा ही भेज देते हैं ना। और बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ खड़ा खड़ा। सर आखिर ये बोर ने बोला क्या था सर, ये नहीं समझ में आया। सर नेम तो आपको और ने बेटा वैसे तो देखो टाइम पास करा था मोस्टली। देखो मैं बताता हूँ, और ने मारे तुक्के। किसी ने पूछा कि आप बोलते हो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, बताओ कैसे। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, उसका बस ये कह रहा था कि ऐसा होता है तो एटम एक्सप्लेन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये नहीं पता, बस देखो ये सही है, अब ये नहीं पूछो कैसा है ना। तो बोर्ड ने मोस्टली तो तुक्के उक्के मार के एटम का स्ट्रक्चर बनाया था, बट इवेंचुअली होता क्या है कि जैसे बोर्ड ने बोला कि ये एटम की रेडियस ऑर्बिट की रेडियस है, और अपन ने बाद में ऑब्जर्व करा हाँ यार इलेक्ट्रॉन तो सच में इतनी दूरी होता है न्यूक्लियस से, तो वो पॉस्टुलेट प्रूव हो गया। पॉस्टुलेट मतलब क्या हुआ कि अपन ने एक अज्यूम करा, अपन ने माना कि एटम में ऐसा होगा और वो सही निकल गया। तो बस सर ये model बन कोइंसिडेंस है ना शायद, हाँ ऐसा बोल बोल सकते हो। बट फिर वो ये कि कोइंसिडेंस तब की जब वो कभी प्रूव हो कभी प्रूव ना हो। इट इज लाइक प्रूवन कि हाँ ऐसा तो होता था। प्रेडिक्शन। तो उसी के लिए अपन पॉस्टुलेट वर्ड यूज करते हैं। सर इसमें इस मॉडल में तो सर इतने सारे assumptions थे सर, मतलब कोई सर ऐसा मॉडल भी है कि जिसमें कि कम अगर assumptions ना होते तो अपन अगला मॉडल क्यों बनाते, वहीं खत्म हो जाती ना कहानी, समझ रहे हो। पर अपन पढ़ाते हैं, अगला मॉडल भी पढ़ेंगे, उसका अगला मॉडल भी पढ़ लेंगे। सर सर अभी ऐसा रेडियस बढ़ा रहे थे, ऑर्बिट की रेडियस बढ़ाते आ रहे थे, तो फिर इलेक्ट्रॉन अपन सर मतलब ऑर्बिट से ऑर्बिट में पास कर रहे थे, मतलब पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गया, दूसरे से तीसरे में, फिर रेडियस मेजर कर रहे थे ना। पर ऐसे ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिस ऑर्बिट में होगा उसकी रेडियस मेजर करेंगे। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट में नॉर्मली नहीं जा सकता बेटा चला जाएगा, अभी अपन ने बोर मॉडल खत्म थोड़ी करा है, चला जाएगा। लास्ट में बता रहे थे ना कि है ना पहली रेडियस और दूसरी रेडियस और डबल से ज्यादा हो जाएगी। तो फिर वो रेडियस डबल से तभी होगी ना सर जब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें। बेटा मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर भोपाल है, मैंने बोला तुमने माना। यस सर। अब तुम भोपाल जाके थोड़ी देखोगे कि हाँ है। 180 से 190 के बीच में है। 180 वैसे ही रेडियस ऑर्बिट होती है, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तब भी होगी, नहीं जाएगा तो भी देयर इज अ इमेजिनरी ऑर्बिट। सी इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टू सेकंड ऑर्बिट तो वो इस जगह आ जाएगा, इस सर्कल में घूमेगा। सर मैं यही पूछ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उससे पहले ही मतलब ऑर्बिट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। पर देयर इज नो फिजिकल प्रेजेंस, ऐसे फिजिकली कुछ नहीं होता, इमेजिनरी सर्किल है इतना बड़ा, विच इज द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द एटम। यस इलेक्ट्रॉन से पहुंचने से पहले ही निकाल लिए सर अपन। हाँ ठीक है ना, चलो। यस